नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपना नाम, अपने शहर का नाम भेजें। अगले आधे घंटे तक हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। जो भी सवाल रह जाएंगे कोशिश करेंगे अगले शो में इस सवालों को शामिल करें। हमारे साथ दो मेहमान हैं, मानव मोदी हैं मोतीलाल ओसवाल से, और भूपेश शर्मा हैं बीकानेर से, टेक्निकल एनालिस्ट हैं। आप इन दोनों मेहमान आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। शुरुआत कर लेते हैं चांदी के साथ। चांदी आज अच्छी मजबूती दिखा रही है और ये तेजी लगातार कंटिन्यू होती दिख रही है। चांदी 97,000 के पार निकल चुकी है। भूपेश जी, क्या लग रहा है, चांदी कितनी तेजी यहां से लग रही है? क्या 1 लाख रुपए मुमकिन है क्या चांदी में जल्द? जी नमस्कार विश्वनाथ जी। अगर चांदी की बात करी जाए तो चांदी में तेजी का ट्रेंड बरकरार है। मुझे लगता है कि इस मोमेंटम में हो सकता है कि बाजार ऊपर में 1 लाख का लेवल हमें आसानी से दिखा दे। इवन बाजार 1,02,000 तक दिखा सकता है बाजार, क्योंकि बाजार में जिस तरीके से तेजी सस्टेन कर रही है, मुझे लगता है कि अभी 96,200 का भाव एक बार ब्रीच करना डाउन साइड में मुश्किल रहेगा। चलिए, कुछ सवाल भी हैं, वो एक एक करके ले लेते हैं। हमारे साथ पहले दर्शक है जिन्होंने सवाल भेजा है, उनका नाम है राजू रंजन। पूछ रहे हैं कि सोने में क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए करंट लेवल पे? सोने में 86,000 के आसपास है। मानव, क्या करना चाहिए गोल्ड में? राजू रंजन जी को क्या सलाह है? जी विश्वनाथ जी, मेरे ख्याल से सोने आज पूरे दिन में बहुत स्टेडी रहा है। अगर चांदी की बात करें, चांदी बहुत समय बाद हमें ऊपर निकलता हुआ दिखा है, तो सोने में डेफिनेटली ओवरऑल बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी है, बाय में रहना चाहिए। जब तक 85,700 85,650 नहीं ब्रेक करता है नीचे में, तब तक एक बाय की स्ट्रैटेजी बना के रखनी चाहिए। डेफिनेटली ऑल टाइम हाई के करीब जाते जाते स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जा रही है, लेकिन ये रेंज टूट नहीं रही है। तो जब तक 85,600 नहीं ब्रेक होता है नीचे में, वो स्टॉप लगा के मेरे ख्याल से बाई की तरफ देखना चाहिए। अगले दर्शक हमारे साथ जयराम देवासी है। सोने का 10 लॉट इन्होंने 86,150 रुपए में खरीदा है। भूपेश जी, जयराम जी को क्या सलाह देंगे? 86,150 बाइंग लेवल है। जी सर, सोने की बात करी जाए तो सोने का ट्रेंड और मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है, परंतु आज के दिन में एक मोमेंटम थोड़ा सा लैकलस्टर है। इसलिए बाजार में मुझे लगता है कि खरीदारी में बने रहना चाहिए। नीचे में अगर बात करी जाए तो 85,800 के नीचे का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जो अभी सोने के दाम है वो काफी ऊपर के लेवल पर है और यहाँ से बाजारों में करेक्शन 1,500 से 2,000 पॉइंट का कभी भी आ जाता है। तो इसलिए ऊपर के भाव में जो भी खरीदारी करी जाए उसके लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को फॉलो करना अति आवश्यक है। ओके, तो ये सलाह जरूर मानिए, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें। ये सलाह भूपेश जी की तरफ से ही नहीं, जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स आते हैं ये लगातार आपको देते हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखें। ख्वाजा हैं हैदराबाद से, 85,500 85,500 पे गोल्ड शॉर्ट किया है। मानव जी, क्या करना चाहिए इनको? मेरे ख्याल से मोमेंटम थोड़ा वीक है आज, तो ओवरऑल तेजी का ही रुख है। जैसे हमने बात की, बाय एंड डिप्स की सलाह रहेगी, लेकिन एक बार आज जो डेटा है, आज 2-3 डेटा पॉइंट्स एक्सपेक्टेड है। सर्विसेज पीएमआई है, एडीपी प्राइवेट नंबर है। अगर इंट्राडे बेसिस पे इन्होंने मोमेंटम के हिसाब से लिया है, तो एक बार डेटा तक रुक जाए। मेरे ख्याल से डेटा आने के बाद थोड़ी क्लैरिटी बेहतर होगी। तो अगर इनका जो व्यू है, जैसे हमने बात की 85,700 के नीचे अगर जाता है तो सेल ऑफ थोड़ी कंटिन्यू हो सकती है। अदरवाइज 700 के ऊपर जब तक है तब तक बाय एंड डिप की सलाह रहेगी। ओके, अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ नवीन कुमार हैं अलीगढ़ से। ये जानना चाह रहे हैं कि चांदी 93,000 रुपए कब आएगी? हालांकि इन्होंने जो टारगेट मन में रखा है उससे 7,000 रुपए से ज्यादा की, 4,000 रुपए से ज्यादा की दूरी है। मानव, क्या लग रहा है, 93,000 मुमकिन दिख रहा है क्या चांदी में? जिस हिसाब की विश्वनाथ जी 1-2 दिन में मूव आई है, हमने तेजी देखी है, मेरे ख्याल से ये इतनी जल्दी लेवल दिखने वाला नहीं है ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत तेजी से मोमेंटम कैच हुआ है। हम डेफिनेटली 93,000 बहुत ज्यादा दूर नहीं थे, कुछ हफ्ते पहले यहीं पे थे और वहां से अच्छे खासे बढ़े हैं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि एक बार 95,500 बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक वो नहीं ब्रेक होता है तब तक ओवरऑल मोमेंटम तेजी का ही रहेगा। तो मेरे ख्याल से 95,500 नीचे में, और आज का जो डे हाई है 97,400, वो एक रेंज है। इधर साइड ब्रेक डायरेक्शन डिसाइड करेगा।
चलिए, तो ये सलाह आप लोगों के लिए हो गए। आपके सवालों के जवाब लेंगे, आप भेजते रहिए सवाल। उससे पहले आपके लिए एक खबर ये है कि प्लैटिनम इंपोर्ट पॉलिसी में बदलाव हुआ है और आज का जो ये नोटिफिकेशन है उसमें कहा गया है कि ITCHS कोड 7110 के तहत प्लैटिनम इंपोर्ट पॉलिसी में अमेंडमेंट किया गया है, संशोधन किया गया है। प्लैटिनम एलॉय 99% या ज़्यादा प्योरिटी वाले प्लैटिनम को फ्री इंपोर्ट कैटेगरी में डाला गया है और इस संशोधन का असर क्या होगा यही समझने हैं। लेकिन उससे पहले कौन कौन से फ्री से रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाला गया है वो बता दे। उनमें कच्चा प्लैटिनम, पाउडर फॉर्म में, अनराउट फॉर्म में जो प्लैटिनम होता है वो, और अन्य प्रकार के कुछ प्लैटिनम है। लेकिन जो 99% या उससे अधिक प्योरिटी वाले जो प्लैटिनम एलॉय हैं उसका इंपोर्ट फ्री ही रहेगा, बाकी को रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाला गया है। हमारे साथ पंकज अरोड़ा हैं, प्रेसिडेंट है, नेशनल प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के। शुक्रिया पंकज जी। सर, एक खबर ये तो हो ही गई जो हम बात कर रहे थे, लेकिन दूसरी खबर यह है कि आपके एसोसिएशन की तरफ से ये डिमांड रखी गई है कि पिछले 2 सालों में जितना भी प्लैटिनम इंपोर्ट देश में हुआ है उसका फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए, क्योंकि इस मांग के पीछे तर्क ये है कि प्लैटिनम एलॉय के नाम पर कहा जा रहा है कि गोल्ड इंपोर्ट भी हुआ है मिक्सिंग करके। इस पर आप क्या कहेंगे और आप लोगों की डिमांड क्या है सर? पंकज जी। सर, आवाज आ रही है आपको? सर, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, हम वापस आपको फोन लाइन पे कनेक्ट करेंगे। पंकज अरोड़ा साहब फोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं, उनके ऑडियो को चेक करेंगे, वापस उनको ऑन एयर लेकर आएंगे। EIGF ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। उन लोगों की डिमांड ये है कि पिछले 2 साल में हुए प्लैटिनम इंपोर्ट की ऑडिट की जाए, इसकी फॉरेंसिक ऑडिट करने की मांग है, क्योंकि जुलाई 2024 के बाद से FTA के तहत, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत 1% ड्यूटी पर प्लैटिनम का इंपोर्ट हो रहा था, लेकिन प्लैटिनम के नाम पर उसमें गोल्ड भी मिक्सिंग करके लाया जा रहा था। और गोल्ड हालांकि रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में थी, इसके बाद भी प्लैटिनम की आड़ में यहाँ पे गोल्ड भी इंपोर्ट हो रहा था। तो ये चिंताजनक बात है, इसलिए पिछले 2 साल में जितने भी प्लैटिनम इंपोर्ट हुए हैं उसके ऑडिट करने की मांग है। पंकज जी हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज जी, बताइए आप लोगों की क्या डिमांड है? नमस्कार। और देश के लाखों ज्वेलर्स की आवाज ईटी प्रदेश जो चैनल है उसने उठाई है। पिछले हम लोग 1.5 साल से लगातार जब से ये चीजें चली हैं उसकी बातों को हमने उठाया, आपने हमारी बात सरकार तक पहुंचाई है और हम लोग अपने स्तर से मिनिस्ट्री में सारी बात करते हैं। आज जो सुबह नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन में एक तरीके से लाखों ज्वेलर्स की जीत हुई है, जिसका श्रेय मीडिया को भी जाता है, आपको भी जाता है। अब हमारी डिमांड ये है कि जो नोटिफिकेशन आ गया, जो हुआ वो पहले हो गया, लेकिन जो भी लूप होल्स थी जिनका बेनिफिट कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने उठाया, तो हम लोग की डिमांड ये, हम लोगों ने गवर्नमेंट को लेटर भी लिखा है और आपके माध्यम से भी चाहते हैं कि ये बात पहुंचे कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनकी बैलेंस शीट और P&L का फॉरेंसिक तरीके से उनका ऑडिट होना चाहिए। वो कौन लोग थे, किन्होंने इसका बेनिफिट उठाया लाखों ज्वेलर्स का, जो देश में डबल भाव चलते हैं, किसी को सस्ता मिल रहा है लूप होल का, किसी को महंगा। तो देश के लाखों ज्वेलर्स में अगर 2, 4, 10, 20 लोग उसको बेनिफिट लेते हैं तो गलत है। इसलिए हम उसकी डिमांड कर रहे हैं कि इसकी जांच, फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए और आपके माध्यम से भी आवाज जा रही है और डायरेक्टली हम मिनिस्ट्री में भी ये बात पहुंचा रहे हैं। ओके, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि अगर गोल्ड अगर रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में है, अगर गोल्ड मिक्सिंग करके प्लैटिनम के नाम पे लाया जा रहा है तो बिल्कुल इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है और इसका फायदा कुछ चंद ज्वेलर्स या चंद इंडस्ट्री वाले उठा रहे हैं और खामियाजा जो एक कंपटीशन का माहौल होना चाहिए वो मार्केट से हट रहा है और छोटे ज्वेलर्स को सबसे ज्यादा इसका नुकसान हो रहा है। पंकज जी, लेकिन क्या ऑडिट में ये पकड़ में आएगा कि बाद में तो प्लैटिनम की बहुत सारी चीजें बन गई होंगी, इतना फ्रैगमेंटेड मार्केट है, क्या पूरी तरह से जांच में भी सही आंकड़े पता लग पाएंगे कि वाकई प्लैटिनम ही था या कुछ और? नहीं, देखिए, बिल्कुल अगर सरकार चाहती है तो सारा डेटा निकल आता है, क्योंकि अगर आपकी इंडस्ट्री, डायमंड ज्वेलरी इंडस्ट्री, आप प्लैटिनम परचेज कर रहे हैं, या अगर आप मान लीजिए कि आप एक ही ओनर हैं तो आपकी एक फर्म प्लैटिनम परचेज कर रही है, दूसरी फर्म आपकी जो है वो गोल्ड परचेज कर रही है, तो कोरिलेट कहीं ना कहीं पे निकल के आ जाएगा। अगर सरकार की मंशा होगी ऐसे लोगों को देखने की, समझने की कौन लोग थे, तो सब कुछ निकलना संभव है देश के अंदर, क्योंकि जो भी इंपोर्ट हो रहा है ऑन बुक्स में हो रहा है। तो अगर प्लैटिनम के रिकॉर्ड्स को निकाला जाएगा, ये प्रोडक्ट कहाँ गया, उससे क्या मैन्युफैक्चरिंग हुआ,
अगर सपोज मान लीजिए 100 केजी प्लेटिनम आई है, तो 100 केजी प्लेटिनम का मैन्युफैक्चरिंग हुई होगी, तो पता लगेगा उसके अंदर कितनी मैन्युफैक्चरिंग हुई, कितना क्या हुआ। कोई विशेष ऐसी बात नहीं है कि नहीं निकल सकता, सब निकल सकता है। सरकार चाहे तो सब कुछ निकल सकती है, पूरी तरह से बैलेंस शीट की भी जांच करे जो इंपोर्टर्स हैं, और उन पर सख्ती की जाए कि उन्होंने प्लैटिनम के नाम पे क्या मंगवाया, अगर वाकई प्लैटिनम मंगवाया तो उसका उन्होंने क्या क्या बनाया है, क्या किधर गए हैं, अगर उसके साथ कुछ मिक्सिंग हुई है तो उन पे कार्रवाई भी ज़रूरी है कि एक फेयर मार्केट में अगर आपको काम करना है तो आपको सही तरीके से काम करना होगा, यही मकसद है। और उसी के मद्देनज़र इस तरह के नोटिफिकेशन भी जारी किए गए हैं जिसके तहत अब कहा गया है कि 99% या ज़्यादा प्योरिटी वाले प्लैटिनम ही फ्री कैटेगरी में रहेंगे, बाकी सारे प्लैटिनम को अब रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में इंपोर्ट पॉलिसी के तहत लाया गया है। शुक्रिया पंकज जी, एक अहम खबर पर राय देने के लिए और छोटे ज्वेलर्स का आवाज़ उठाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके बचे हुए सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ मानव मोदी और भूपेश शर्मा जी बने रहेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं कमोडिटी फटाफट। हम आपके सवालों के जवाब दे रहे थे। हमारे दोनों मेहमान बने हुए हैं, नरेश जैन है, अगले दर्शक है दिल्ली से। क्रूड ऑप्शंस में आज क्या करना चाहिए? ऑप्शंस में कुछ मौके दिख रहे हैं क्या क्रूड में, भूपेश जी? सर, क्रूड ऑयल की बात करी जाए तो क्रूड ऑयल का ट्रेंड काफी नेगेटिव है और मोमेंटम भी नेगेटिव बना हुआ है। लगातार जो फंडामेंटल न्यूज आ रही है क्रूड की, वो क्रूड के अगेंस्ट में आ रही है, जो कि बाजार को लगातार ड्रैग कर रही है नीचे की तरफ। मुझे लगता है कि बाजार अभी ओवर सोल्ड जोन में जा चुका है। ट्रेंड और मोमेंटम नेगेटिव है, कहीं भी उछाला आता है 5,900 के आसपास, तब इसमें मेरे पास दो तरीके रहेंगे ट्रेड करने के। पहला कि आप 5,900 और 910 का क्रूड ऑयल बेचें, 5,950 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। और दूसरा ऑप्शन ये रहेगा कि 5,900 की पुट खरीदें जिसमें 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएं और 60 to 90 पॉइंट का टारगेट रखें। दर्शक हमारे साथ योगेश सोनी है एमपी से। चांदी 1 लाख रुपए पार कर सकती है क्या? मानव, आपको लगता है 1 लाख रुपए चांदी जाएगी? जी बिल्कुल, जिस हिसाब से हम बात कर रहे हैं विश्वमोहन जी, बहुत अच्छा ट्रेंड है। बहुत समय बाद ये जो मोमेंटम पकड़ा है गोल्ड की रैली के बाद, जो एक सिल्वर की शुरुआत हुई है, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल मेटल्स का भी सपोर्ट मिल रहा है, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल मेरे ख्याल से 1 लाख पार करने वाली जो बात है वो शायद डिबेटेबल हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से 99,000 1 लाख के लेवल्स बहुत जल्द डेफिनेटली आ सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। दर्शक है अल्पेश हैं राजकोट से। इनका सवाल है कि नेचुरल गैस में क्या करें? भूपेश जी, क्या करें एनजी में? जी, नेचुरल गैस का ट्रेंड और मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है, परंतु आज के लिए नेगेटिव है। कहीं भी बाजार 384 383 के आसपास मिलता है, तो आज के लिए बिकवाली कर सकते हैं। अपसाइड में स्टॉप लॉस 388 के ऊपर का रहेगा, लक्ष्य नीचे में 377 367 के संभावित रहेंगे। अगले दर्शक हमारे साथ नवनीत है राजगढ़ से। चांदी, एल्यूमिनियम और कॉपर तीनों में जाना चाह रहा है, तीनों में बहुत अच्छी तेजी है। मानव, आपसे ही पूछना चाह रहे हैं, आपका नाम इन्होंने मेंशन किया है, बताइए क्या करें इन तीनों ही काउंटर में? जी बिल्कुल नवनीत जी, मेरे ख्याल से चांदी की पहले बात कर लेते हैं। जैसे हमने बात की, चांदी में ओवरऑल मोमेंटम बाय का ही है, सपोर्ट फंडामेंटली और टेक्निकली बहुत एक अच्छा ट्रेंड बना हुआ है, तो मेरे ख्याल से 97,000 के आसपास अगर मिलता है तो एक अच्छी बाइंग होगी। इसमें थोड़ी क्वांटिटी 97,000 के आसपास, थोड़ी क्वांटिटी आज का जो डे हाई है 97,400 के ऊपर, थोड़ी क्वांटिटी उसके ऊपर कर सकते हैं, तो आपका एक एवरेज भी अच्छा बनेगा और रेजिस्टेंस के ऊपर भी हम बाय कर पाएंगे। सिमिलरली लंबे समय की एक रेंज की बात करें तो नीचे में 95,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो जब तक उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है मेरे ख्याल से चांदी में बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी मेंटेन करनी चाहिए। एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम में एक स्टेडी काउंटर है डेफिनेटली। एल्यूमिनियम 259 के आसपास जो मिलता है तो वहां पे बाय कर सकते हैं। 257 का एक इमीडिएट स्टॉप लॉस रहेगा, 262 का टारगेट इमीडिएट बेसिस पे लगता है, तो एक स्टेडी काउंटर है, तो इसमें डेफिनेटली बाइंग एक मोमेंटम है और एक लंबे समय के लिए बहुत अच्छा एक काउंटर लग रहा है जो बाय में बिल्कुल रह सकते हैं।
कॉपर बहुत समय बाद हमें निकलता हुआ दिखा है। कॉपर में, जिंक एल्यूमिनियम में ऑफ लेट बहुत अच्छी बिकवाली और खरीदारी हमने आती हुई देखी, लेकिन कॉपर में मोमेंटम कहीं मिसिंग था। लेकिन आज 1-2 दिन में और स्पेशली आज के दिन में बहुत अच्छा एक मोमेंटम 10-15 रुपए का मोमेंटम हमें दिखा है। मेरे ख्याल से जब तक कॉपर 868 के नीचे नहीं जाता है, तब तक एक बाई का मोमेंटम बना रहेगा। तो 868 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। टेक्निकली भी अगर देखें तो एक ब्रेकआउट के आसपास खड़ा है, तो मेरे ख्याल से कॉपर में बाइंग के तरफ ही देख सकते हैं। ऊपर में अगर इमीडिएट टारगेट की भी बात करें तो 890 के आसपास का एक टारगेट बनता है। तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की सलाह तीनों काउंटर में रहेगी। कॉपर एक फ्रेश ब्रेकआउट के आसपास है, एल्यूमिनियम स्टेडी है, और सिल्वर में जो रेंज है जब तक उसके ऊपर है तब तक बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। ओके, अगले दर्शक है नितिन, है कानपुर से। चांदी इन्होंने बाई कर रखा है 92,150, 92,150 रुपए पे। क्या करना चाहिए भूपेश जी? प्रॉफिट बुक करें या रुके हैं अभी? जी, इनका बहुत ही शानदार इनको मुनाफा मिल रहा है, तो इनको अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी 94,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इन्हें फॉलो करना चाहिए। और जब तक चांदी 94,000 के नीचे नहीं जाती तब तक लॉन्गर टर्म में चांदी में बहुत बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। चलिए, तो ये सलाह आपके लिए आ गया। हर्ष है जयपुर से, परवीन है पुणे से। सवाल एक ही है, नेचुरल गैस में क्या करें? मानव, आप बता दीजिए एनजी में इनको क्या करना चाहिए। ऑप्शंस में हो ट्रेड, वो भी बता दीजिए। बिल्कुल, मेरे ख्याल से नेचुरल गैस में बहुत अच्छी रैली के बाद आज एक थोड़ी गिरावट आई है। मेरे ख्याल से ये गिरावट को एक प्रॉफिट बुकिंग की तरह देखना चाहिए, क्योंकि ऑल टाइम जो रीसेंट हाइज है ऑलमोस्ट 400 के करीब हमने आता हुआ देखा है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग के बाद जो एक सपोर्ट लेगा, मेरे ख्याल से उस सपोर्ट से थोड़ा बहुत हमें वापस से एक पलटते हुए देखना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल मोमेंटम तेजी का है। तो 373, 372 के आसपास जो मिलता है हम बाइंग की तरफ देखेंगे। 380 का टारगेट होगा, 369 का स्टॉप इमीडिएट बनता है। सिमिलरली अगर ऑप्शंस में काम करना है तो 380 का कॉल हम बाय कर सकते हैं। 19.5 के आसपास जो मिलता है वहां पे बाय करेंगे। 18 के नीचे का स्टॉप और 23 रुपए का टारगेट बनता है। हैदराबाद से एल्युमिनियम में क्या करें? भूपेश जी आप बता दीजिए। नवनीत जी ने तो एल्युमिनियम पे राय दे दी है। जी सर, एल्युमिनियम की बात करी जाए तो एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक आज तीनों में तेजी देखी जा रही है, विशेषकर जब से जो ट्रम्प का बयान आया 25% टैरिफ का। और आज की जो तेजी है मैं कहूंगा कि कंप्लीटली न्यूज बेस्ड तेजी है। तो ज्यादा इसमें टेक्निकल अगर देखा जाए तो टेक्निकल की बात करें तो मोमेंटम अभी तक नेगेटिव है, ट्रेंड भी नेगेटिव है एल्युमिनियम का। तो खरीदारी से एक बार दूरी बनानी चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें कहीं ब्रेकआउट आने पर ही इसमें नई खरीदारी करें, अन्यथा बाजार मुझे लगता है कि ऊपर के भाव में अभी रेजिस्टेंस लेवल 262 263 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अपसाइड में ऊपर में सप्लाई इंटैक्ट रहेगी, और हो सकता है नीचे में बाजार जब 250 के आसपास मिलता है तो दैट विल बी द बेटर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रेड। मानव जी 10 सेकेंड में बता दीजिए। हसमुख है गुजरात से, क्रूड में क्या करना चाहिए इनको? क्रूड में मेरे ख्याल से सेल ऑन राइज की सलाह रहेगी, और ओवरऑल जब तक 6080 के नीचे तब तक सेल रहेगा। लेकिन इमीडिएट बेसिस पे 5900 पे बेचना चाहिए। 5970 का स्टॉप और 5790 का टारगेट इमीडिएट लग रहा है। आपके लिए, क्रूड के लिए शुक्रिया मानव आपका, भूपेश जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को बताया कि उन्हें क्या करना चाहिए कमोडिटी मार्केट में। चलिए, कमोडिटी फटाफट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।